नमस्कार। आज हम संक्रामक रोगों यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास स्वास्थ्य से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ सोर्सेज हैं जो इन बीमारियों पे काफी जानकारी देते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन सोर्सेस से समझना कि भाई ये बीमारियां आखिर हैं क्या, फैलती कैसे हैं। और इनके पीछे कौन से क्या कहते हैं माइक्रोब्स होते हैं। हाँ, और कुछ खास उदाहरण, और सबसे जरूरी, इनसे बचा कैसे जाए या इन्हें कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले, ये संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है, अगर आसान शब्दों में कहें तो? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो बीमारियां हैं जो एक से दूसरे में फैल सकती हैं। अच्छा। चाहे वो इंसान से इंसान में हो या फिर जानवर से इंसान में। और कभी-कभी कीड़े मकोड़ों के जरिए भी फैल जाती हैं। अच्छा, तो फैलने के तरीके भी अलग अलग हुए। ठीक है। तो हवा में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे फैल सकती हैं। ओके। या फिर किसी बीमार व्यक्ति को छूने से, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से। या फिर गंदा पानी पीने से या खराब खाना खाने से। मिट्टी से भी हो सकती हैं कुछ बीमारियां। और कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर वगैरह? हाँ, वो भी। मच्छर, मक्खी, ये भी बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इनको वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है। और इन बीमारियों को जो पैदा करते हैं, वो छोटे दुश्मन जिन्हें पैथोजेंस कहते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? हाँ, पैथोजेंस। मोटे तौर पर हम इन्हें 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। 4? कौन कौन से? एक तो हो गए बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फिर वायरस यानी विषाणु, फिर फंगस मतलब कवक, और चौथे है प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। ओके। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर टाइप के पैथोजन का इलाज अलग होता है। अच्छा। कैसे? जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, वो बैक्टीरिया पर तो काम करती हैं पर वायरस पर उनका कोई असर नहीं होता। ओह हाँ, ये तो सुना है। सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक लेने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादातर वायरल होता है। इसी तरह फंगस के लिए एंटी फंगल दवाएं होती हैं और प्रोटोजोआ के लिए अलग दवाएं। तो ये क्लासिफिकेशन, मतलब ये वर्गीकरण सिर्फ किताबी नहीं है, इलाज के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो अब ये समझ आ गया कि ये हैं क्या और कैसे फैलते हैं। अब बात करते हैं कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, रोकथाम कैसे हो। सोर्सेस में कुछ आम तरीके बताए हैं। हाँ, कंट्रोल के लिए ना कोई एक चीज काफी नहीं होती, कई सारे कदम एक साथ उठाने पड़ते हैं। जैसे कि? सबसे पहले तो जो व्यक्ति बीमार है या जो बीमारी का सोर्स है उसकी पहचान करना और उसका इलाज करना। ट्रीटमेंट। हाँ, फिर लोगों की इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाना, जैसे टीकाकरण, वैक्सीन वगैरह। वैक्सीन तो बहुत जरूरी है कई बीमारियों के लिए। बिल्कुल। और अगर जरूरत हो तो जो बीमार व्यक्ति है उसे दूसरों से अलग रखना, आइसोलेशन या क्वारंटाइन जिसे कहते हैं, ताकि बीमारी और लोगों में ना फैले। हाँ, ये तो हमने कोविड में देखा ही है। ऐसे मस्तिष्क लगना। रोला। सही। और एक और अहम चीज है, बीमारी फैलने का जो मेन सोर्स है उसे ही खत्म या कम करना। मतलब उदाहरण दे सकती हैं? जैसे मान लीजिए कोई बीमारी गंदे पानी से फैल रही है, हाँ। तो साफ पानी सप्लाई करना एक बड़ा कदम होगा। या अगर मच्छर किसी बीमारी को फैला रहे हैं जैसे मलेरिया या डेंगू, तो मच्छरों को कंट्रोल करना। अच्छा, यानी वेक्टर कंट्रोल। एग्जैक्टली। तो ये सब मिलकर काम करता है। इलाज, वैक्सीन, आइसोलेशन, साफ सफाई, वेक्टर कंट्रोल, एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए। समझ गया। चलिए अब कुछ खास बीमारियों पे थोड़ी और बात करते हैं, उनको उनके पैथोजन के हिसाब से देखते हैं। बैक्टीरिया से शुरू करें। हाँ, करते हैं। बैक्टीरियल बीमारियों में सोर्सेस कई नाम बताते हैं, पर कुछ खास उदाहरण लेते हैं, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग। हाँ, टीबी, ये तो काफी सुना है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है और ज्यादातर फेफड़ों पर असर करती है, पर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जा सकती है। और फैलती कैसे है? ये हवा से फैलती है। जब कोई टीबी का मरीज खांसता या छींकता है तो वो बैक्टीरिया हवा में आ जाते हैं और सांस के जरिए दूसरों में जा सकते हैं। ओहो, इसके लक्षण क्या होते हैं? लगातार खांसी आना, कभी-कभी बलगम में खून आना, वजन कम होना, शाम को बुखार आना, ये सब। और इसका पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए मेंटॉक्स टेस्ट होता है, बलगम की जांच होती है, छाती का एक्सरे भी करते हैं। और इलाज? इलाज संभव है। बीसीजी का टीका बचपन में लगता है बचाव के लिए, और अगर बीमारी हो जाए तो कई महीनों तक एंटी टीबी दवाएं लेनी पड़ती हैं। डॉट्स थेरेपी काफी असरदार है इसमें। ठीक है। तो टीबी हवा से फैलने वाली एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है। और कॉलेरा, टाइफॉइड का उदाहरण लेते हैं। ये साफ सफाई और पानी से जुड़ी हैं। हाँ, टाइफाइड फीवर। हाँ, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है।
अक्सर गंदे पानी या खाने से फैलता है। तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द इसके लक्षण हैं। इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। और हैजा यानी कॉलेरा? हैजा विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से होता है। ये भी गंदे पानी या खाने से फैलता है। इसमें बहुत ज्यादा पतले दस्त होते हैं, चावल के पानी जैसे, और शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन। ओ, ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, बहुत। इसमें ORS का घोल देना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, बहुत जरूरी होता है, जान बचा सकता है। ये दोनों बीमारियां हमें साफ पानी और साफ सफाई की अहमियत बताती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बीमारी है टेटनस, जिसे लॉकजॉ भी कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया से होती है। हाँ, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है। मिट्टी में? तो फैलता कैसे? ये किसी चोट या घाव के जरिए शरीर में घुसता है, खासकर अगर घाव दंदा हो, जंग लगी कील वगैरह से चोट लगी हो। अच्छा, और करता क्या है ये? ये एक टॉक्सिन बनाता है जो नसों पर असर करता है और मांसपेशियों में भयानक ऐंठन पैदा करता है। जैसे जबड़ा भिंच जाता है, हिल नहीं पाता, इसीलिए लॉकजॉ कहते हैं। बाप रे, इससे बचाव कैसे हो? इसके लिए टेटनस का टीका लगता है। चोट लगने पर भी बूस्टर डोज देते हैं। ठीक है। और कुछ बैक्टीरियल बीमारियां हैं जो यौन संपर्क से फैलती हैं, STIs? हाँ, बिल्कुल। गोनोरिया और सिफिलिस दो मुख्य उदाहरण हैं। गोनोरिया नीसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से होता है और सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम से। ये कैसे फैलते हैं? ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलते हैं। और इनके लक्षण? दोनों में अलग-अलग लक्षण हो सकते हैं। जननांगों से डिस्चार्ज होना, पेशाब में जलन, या सिफिलिस में शरीर पर घाव या चकत्ते बनना। क्या इनका इलाज है? हाँ, एंटीबायोटिक्स से इनका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर इलाज न कराया जाए तो लंबे समय में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बांझपन या हार्ट और ब्रेन को नुकसान। तो बचाव जरूरी है। हाँ, सुरक्षित यौन व्यवहार जैसे कॉन्डोम का इस्तेमाल इनसे बचाव में मदद करता है। सिफिलिस के लिए VDRL टेस्ट होता है जांच के लिए। तो हमने देखा बैक्टीरिया से कितनी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, हवा से, पानी से, मिट्टी से, सीधे संपर्क से। जी बिल्कुल। और उनके कंट्रोल के तरीके भी अलग हैं। बिल्कुल। और एंटीबायोटिक्स इनके इलाज में बहुत महत्वपूर्ण है। पर एक चिंता ये भी है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एक बड़ी समस्या है। खैर, अब फंगस पर आते हैं। कवक से होने वाली बीमारियां, ये ज्यादातर स्किन वगैरह पर होती है ना? हाँ, ज्यादातर, जैसे दाद, रिंगवर्म। ये एक फंगस होता है, डर्मेटोफाइट, जो त्वचा पर गोल गोल चकत्ते बना देता है। हाँ, देखा है। खुजली होती है उसमें। बहुत। और एक है एथलीट फुट। ये पैरों में उंगलियों के बीच में होने वाला फंगल इन्फेक्शन है। अक्सर उन लोगों को होता है जिनके पैर ज्यादा देर तक जूतों में बंद रहते हैं, नमी रहती है। अच्छा, इनका इलाज क्या है? सफाई रखना, त्वचा को सूखा रखना, खासकर जिम, स्विमिंग पूल जैसी जगहों पर ध्यान रखना चाहिए। सोर्स में अस्थमा का भी जिक्र है फंगल डिजीज के तहत। क्या अस्थमा फंगस से होता है? देखिए, अस्थमा एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, एलर्जी, पोल्यूशन, जेनेटिक्स। लेकिन हाँ, कुछ फंगस के जो स्पोर्स हवा में होते हैं वो अस्थमा के अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ट्रिगर कर सकते हैं। हाँ, या एक और बात, सोर्सेज में खुजली मतलब स्कैबीज को भी फंगल लिस्ट में डाला है, लेकिन असल में स्कैबीज फंगस से नहीं होती। तो फिर किससे होती है? ये एक बहुत छोटे कीड़े, एक माइट, सारकोप्टीज स्कैबी वजह से होती है। ये त्वचा के अंदर घुस जाता है और बहुत तेज खुजली पैदा करता है। ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है। ओहो, तो ये फंगल नहीं, पैरासिटिक है। हाँ, पैरासिटिक। तो कभी-कभी सोर्सेज में भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, पर महत्वपूर्ण ये है कि स्कैबीज भी एक फैलने वाली स्किन प्रॉब्लम है और इसका इलाज मौजूद है। क्रीम और दवाएं आती हैं। ठीक है, तो फंगल और कुछ पैरासिटिक स्किन इन्फेक्शंस आम हैं और साफ सफाई से इनसे बचा जा सकता है। अब आते हैं प्रोटोजोआ पर। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, इसमें मलेरिया सबसे बड़ा नाम है शायद। हाँ, मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है। और इसे फैलाता कौन है? मच्छर, है ना? हाँ, मादा एनोफिलीज मच्छर। जब वो काटती है तो पैरासाइट हमारे खून में चला जाता है। इसमें तेज बुखार आता है, कपकपी लगती है, ठंड लगती है। ये कहाँ ज्यादा होता है? ये गर्म और नमी वाले इलाकों में, जैसे भारत में भी, एक बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। सोर्सेज बताते हैं कि 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। इसका इलाज है? हाँ,
दवाएं हैं जैसे क्लोरोक्वीन, आर्टेमिसिनिन, लेकिन मुश्किल ये है कि पैरासाइट इन दवाओं के खिलाफ भी रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। तो मच्छर कंट्रोल बहुत जरूरी है मलेरिया रोकने के लिए। बिल्कुल। मच्छरदानी का इस्तेमाल, मच्छर भगाने वाली क्रीम या कॉयल और आसपास पानी जमा ना होने देना। क्या और भी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं और कीड़ों से फैलती हैं? हाँ, जैसे कालाजार, ये लीशमेनिया पैरासाइट से होता है और इसे सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी फैलाती है। इसमें भी बुखार, वजन कम होना और लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। सैंड फ्लाई। हाँ, और एक है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, मतलब निद्रा रोग। ये ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट से होता है और इसे सीसी यानी टिटसी मक्खी फैलाती है। स्लीपिंग सिकनेस? इसमें नींद आती रहती है क्या? हाँ, बीमारी के बाद के स्टेज में नींद का पैटर्न गड़बड़ा जाता है, कंफ्यूजन होता है। शुरू में बुखार, सिरदर्द होता है। तो इन सब में भी वेक्टर कंट्रोल यानी मक्खियों को कंट्रोल करना जरूरी हुआ। बिल्कुल। मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। क्या प्रोटोजोआ से पेट की भी कोई बीमारी होती है? हाँ, अमीबियासिस, जिसे आम भाषा में पेचिश कह देते हैं, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोआ से होती है। ये कैसे फैलती हैं? ये गंदे पानी या खाने से फैलती हैं जिसमें ये पैरासाइट मौजूद हों। इसमें पेट में मरोड़ और दस्त होते हैं। कभी-कभी दस्त में खून या आव भी आती है। तो ये फिर से साफ सफाई और साफ पानी से जुड़ा है? हाँ, तो प्रोटोजोआ वाली बीमारियां या तो मच्छर मक्खी जैसे वेक्टर से फैल रही हैं या फिर साफ सफाई की कमी से। कंट्रोल के लिए दोनों पर ध्यान देना होता है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी ग्रुप पर, वायरस, विषाणु। इनसे होने वाली बीमारियां तो आजकल बहुत चर्चा में रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ तो बहुत आम है जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, ये सब वायरल है। हाँ, और कुछ बचपन वाली बीमारियां? हाँ, जैसे खसरा, मीजल्स, गलसुआ, मम्प्स और रुबेला। ये तीनों भी वायरस से होती हैं और हवा से फैलती हैं, बहुत संक्रामक होती हैं। इनके लिए एमएमआर का टीका लगता है। एमएमआर वैक्सीन? हाँ, रुबेला के बारे में सुना है कि वो प्रेगनेंसी में खतरनाक हो सकता है। हाँ, अगर प्रेगनेंसी के शुरू में माँ को रुबेला हो जाए तो बच्चे में जन्म से ही कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसे कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए एमएमआर वैक्सीन बहुत जरूरी है। और फिर सबसे ताज़ा उदाहरण तो कोविड-19 का है। बिल्कुल। कोविड-19 जो SARS-CoV-2 नाम के कोरोना वायरस से होता है, ये भी हवा में मौजूद ड्रॉपलेट से, नज़दीकी कॉन्टैक्ट से या वायरस लगी सतहों को छूने से फैलता है। इसके लक्षण तो अब सबको पता है, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, थकान। हाँ, और बचाव के तरीके भी मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और सबसे जरूरी टीकाकरण। हाँ, भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन लगी। सोर्सेज में पूरी टाइमलाइन दी है, चीन में पहले केस से लेकर भारत में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन ड्राइव तक। कोविड ने हमें सिखाया कि कोई नया वायरस कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल सकता है और कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इसने पब्लिक हेल्थ सिस्टम और वैक्सीन रिसर्च की अहमियत भी बताई। अच्छा, कुछ वायरल बीमारियां मच्छरों से भी तो फैलती हैं। हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया, हाँ, ये दोनों एडीज मच्छर फैलाते हैं। एडीज मच्छर, ये दिन में काटता है ना? हाँ, ज्यादातर दिन में। डेंगू में बहुत तेज बुखार, सिर और आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और चिकनगुनिया? चिकनगुनिया में भी बुखार और दर्द होता है, लेकिन इसमें जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा होता है, इतना कि मरीज ठीक से चल भी नहीं पाता, झुक कर चलता है। चिकनगुनिया का मतलब ही होता है झुककर चलने वाला। ओहो, इनका कोई खास इलाज है? कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा नहीं है। इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है। आराम करना, खूब पानी पीना, दर्द और बुखार के लिए पैरासिटामोल लेना। एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए डेंगू में। तो मच्छर कंट्रोल यहाँ भी बहुत जरूरी है। हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया रोकने के लिए एडीज मच्छर को पनपने से रोकना सबसे जरूरी है। ठीक है, और वायरस से लिवर की भी बीमारी होती है, हेपेटाइटिस? हाँ, हेपेटाइटिस, इसका मतलब ही है लिवर में सूजन। ये कई तरह के वायरस से हो सकता है। हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। इतने सारे? ये फैलते कैसे हैं? ए और ई ज्यादातर गंदे पानी या खाने से फैलते हैं। अच्छा, जैसे टाइफॉइड और हैजा। हाँ, जबकि B, C और D खून या शरीर के दूसरे तरल पदार्थ जैसे सीमेन वगैरह के संपर्क में आने से फैलते हैं, जैसे असुरक्षित यौन संबंध से या संक्रमित सुई लगने से या माँ से बच्चे को जन्म के समय। इनके लक्षण क्या होते हैं? पीलिया हो सकता है, मतलब आंखें और स्किन पीली पड़ जाती हैं।
बहुत ज्यादा थकान लगती है, पेशाब का रंग गहरा हो जाता है। क्या इनका बचाव ये इलाज है? हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ओह, तो सी ज्यादा खतरनाक हुआ? हाँ, क्योंकि हेपेटाइटिस सी क्रॉनिक हो सकता है और आगे चल के लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। इसीलिए इसे काफी खतरनाक माना जाता है। डी वायरस सिर्फ उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी हो। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी होता है शायद? हाँ, 28 जुलाई को, जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है। और एक और बड़ी वायरल बीमारी है एड्स। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। ये करता क्या है वायरस? ये शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, उसे धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इससे शरीर दूसरी बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता। और फैलता कैसे है? ये मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संपर्क से, संक्रमित खून चढ़ाने से या संक्रमित सुई शेयर करने से फैलता है। मां से बच्चे में भी जा सकता है। इसका पता कैसे चलता है? इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट। क्या एड्स का इलाज है? एड्स का कोई पक्का इलाज तो नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं ART हैं जो वायरस को कंट्रोल में रखती हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में मदद करती हैं। इनसे HIV पॉजिटिव लोग भी लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। तो बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल, सुरक्षित यौन व्यवहार, सुइयों को शेयर ना करना और जागरूकता बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और खतरनाक वायरल बीमारी है रेबीज। हाँ, रेबीज। ये रेबीज वायरस से होती है और सीधे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर करती है। ये फैलती कैसे है? ये किसी संक्रमित जानवर के काटने या खरोचने से फैलती है, ज्यादातर कुत्तों के काटने से, पर बिल्ली, बंदर, चमगादड़ इनसे भी फैल सकती है। और ये जानलेवा होती है? हाँ, अगर लक्षण दिखने शुरू हो गए, जैसे पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया, हवा से डर लगना एरोफोबिया, तो फिर ये लगभग हमेशा जानलेवा होती है। तो फिर क्या करें अगर कोई जानवर काट ले? तुरंत सबसे पहले घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए, कम से कम 15 मिनट तक, और फिर फौरन डॉक्टर के पास जाकर रेबीज के टीके लगवाने चाहिए। इसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। ये जान बचा सकता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। वर्ल्ड रेबीज डे भी होता है? हाँ, 28 सितंबर को। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहला रेबीज फ्री देश है और भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप रेबीज फ्री है। और आखिर में चेचक का जिक्र भी करना चाहिए, स्मॉल पॉक्स। हाँ, चेचक या शीतला, ये वेरियोला वायरस से होती थी। बहुत भयानक बीमारी थी, शरीर पर दाने निकल आते थे और बहुत संक्रामक थी। मतलब अब नहीं है? हाँ, ये पब्लिक हेल्थ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। टीकाकरण के जरिए इस बीमारी को पूरी दुनिया से जड़ से खत्म कर दिया गया है। 1980 में WHO ने इसे इरेडिकेटेड घोषित कर दिया था। वाह, ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। इसी तरह पोलियो को भी लगभग खत्म कर दिया गया है टीकाकरण से। पोलियो भी वायरस से होता था और बच्चों में लकवा यानी पैरालिसिस कर सकता था। तो वायरस से होने वाली बीमारियों का दायरा बहुत बड़ा है, आम सर्दी से लेकर रेबीज और एड्स तक, मच्छर से फैलने वाली, हवा से फैलने वाली, संपर्क से फैलने वाली। हाँ, और टीकाकरण ने कुछ पर तो हमें जीत दिलाई है, जैसे चेचक और पोलियो, लेकिन HIV, हेपेटाइटिस C जैसी पुरानी चुनौतियां भी हैं और कोविड जैसी नई चुनौतियां भी आती रहती हैं। इसलिए लगातार सतर्कता और रिसर्च जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो हमने देखा कि संक्रामक रोग कई तरह के दुश्मनों, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ से होते हैं और उनके फैलने के तरीके भी अलग अलग हैं। हवा, पानी, खाना, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, सीधा संपर्क। हमने कुछ खास बीमारियों के उदाहरण देखे, उनके लक्षण और कंट्रोल के तरीकों को समझा। और जो सबसे अहम बात निकल कर आई वो है जागरूकता। अगर हमें पता है कि बीमारी कैसे फैलती है तो हम उससे बचने के उपाय कर सकते हैं। हाँ, जैसे हाथ धोना, साफ पानी पीना, मच्छरदानी लगाना, सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाना और समय पर टीके लगवाना। पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी लेवल पर उठाए गए कदम दोनों जरूरी हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, हमने बार बार देखा कि इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे आसपास के माहौल की सेहत, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। रेबीज जानवरों से इंसानों में आ रही है। मलेरिया, डेंगू मच्छरों से फैल रहे हैं जो हमारे पर्यावरण में पनपते हैं। टाइफॉइड, हैजा पानी की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। इस सोच को शायद वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं। एग्जैक्टली, वन हेल्थ। ये मानना कि इंसान,
जानवर और पर्यावरण, इन सब की सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। तो शायद भविष्य में इन संक्रामक रोगों की चुनौतियों से असरदार तरीके से निपटने के लिए हमें इसी वन हेल्थ वाले नजरिए को और मजबूती से अपनाना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी होगा।